आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए रुक करते हैं हमारी वीकेंड चर्चा की। लोकसभा चुनाव हर एक पार्टी के लिए अहम है, जिसको जीतने के लिए जद्दोजहद करना भी हर एक पार्टी के लिए जरूरी है। जहां विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने भी 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों को दोहराने की भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। नगर निकाय चुनाव की जीत ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक जड़ी बूटी तो दे दी है, लेकिन अब सभी पार्टियों ने बूथ स्तर पर फोकस करना लोकसभा चुनाव के लिए फोकस कर दिया है, जिसके तहत भाजपा ने हर एक सांसद, विधायक के साथ ही जो आम जनता है उसके घर घर तक पहुंचने का एक प्रयास किया है। उनके बलिदान दिवस पर सभी बूथों पर पुण्यतिथि मनाने का काम होगा। ये कार्यक्रम सभी बूथों पर सुनने का काम किया जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर लगाने के साथ ही कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट, बूथ सत्यापन, बूथ स्तर की रणनीति, वोटर लिस्ट से जुड़े और वोटर से संपर्क बनाने की बारीकी को भी सिखाती हुई नजर आएगी। तो भाजपा, सपा के साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां करती हुई जुट चुकी हैं। जी हां, नगर निकाय चुनाव के नतीजे जब हमने देखे तो साफ तौर पर यह खुलकर सामने आए कि आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था। तो उसके बाद अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां अब एक साथ हो चुकी हैं, एकजुट हो चुकी हैं और साथ ही साथ अब विपक्षी पार्टियां एकजुट मिलकर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी 2024 को लेकर बूथ स्तरों पर काम करना शुरू कर दिया है। तो वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी पर नजर डालें तो वो भी अब बूथ स्तर पर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव का रास्ता यूपी से होकर जाता है, यूं कहे कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, जिसके लिए हर एक पार्टी जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि यूपी से कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। और अगर हम 2019 के परिणाम पर नतीजे अगर एक नजर डालें तो 2019 के लोकसभा जो परिणाम थे वो भाजपा के पक्ष में ज्यादा आए थे। तो 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। इस दौरान तमाम कई ऐसी सीटें थी जिस पर भाजपा अपना झंडा नहीं फहरा पाई थी। वो सीधे तौर पर सपा और बसपा गठबंधन होने के नाते उनके पक्ष में चली गई थी। तो ऐसे में इस बार ये गठबंधन नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब एकजुट हो गई हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि भाजपा जमीनी स्तर पर एक्टिव हो चुकी है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती ऐलान कर चुकी है कि वो लोकसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगी, क्योंकि 2019 में सपा से उनका गठबंधन देखने को मिला था, लेकिन जब नतीजे उनके मुताबिक नहीं आए, उनके अनुकूल नहीं आए, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अब हम आगामी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो बसपा सुप्रीमो अलग चुनाव लड़ेंगी और विपक्षी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ ही अब जमीनी स्तर पर एक्टिव हो चुकी है। तो तमाम तबकों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही है। तो वही 23 जून यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भी बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो वही 25 जून को मन की बात कार्यक्रम के जरिए जो जनता है उसको लुभाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। तो 2024 का लोकसभा चुनाव हर एक पार्टी के लिए अहम हो जाता है। यही वजह है कि जमीनी स्तर पर हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक पार्टी के दिग्गज नेता एक्टिव हो चुके हैं। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा है। और इस पूरे यूपी में जो हर एक पार्टी है, हर एक पार्टी का कार्यकर्ता अब जमीनी स्तर पर जुट चुका है, क्योंकि अब हर एक पार्टी ये भाप चुकी है कि अगर आपको चुनाव अपने पक्ष में लाना है तो आपको जनता के बीच जाना होगा। तो 2024 के लिए विपक्षी दलों की तैयारी क्या है और किस ब्लूप्रिंट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी विपक्षी पार्टी, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनलिस्ट अब जुड़ चुका है। जहां जनक प्रसाद आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, विवेक श्रीवास्तव भाजपा के प्रवक्ता है, वो उस मुद्दे पर हमारे साथ अपना तर्क रखेंगे। तो वही मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वही रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मैं रुख करती हूँ रविंद्र प्रताप जी का। रविंद्र प्रताप जी, 2024 का चुनाव नजदीक है, 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में बूथ स्तर पर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं रविंद्र जी? क्या था जिसका एक ट्रायल हो गया निकाय चुनाव में। अब अगर लोकसभा देखते हैं, इनको बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर लोकसभा देखते हैं बंदो,
तो करीब करीब 1,75,000 पोलिंग बूथ हैं। तो जिसके लिए हर पोलिंग बूथ पे पहले से बहुत ही कुआरा मैडम। ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि रविंद्र जी की आवाज को ठीक करवाइए। रविंद्र जी, अब क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज आपकी क्लियर आ रही है। ठीक है रविंद्र जी, लेकिन अपना पक्ष रखिए। उधर से इको बहुत आ रहा है। ठीक है, तो मैं अपनी टीम से एक बार फिर से बोलूंगी कि वो रविंद्र जी की आवाज को ठीक करे, लेकिन अब सीधा मैं रुख करती हूँ विवेक श्रीवास्तव जी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां एकजुट आ चुकी हैं और वो भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोली हुई हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को आप क्या कुछ संदेश दे रहे हैं अपनी बूथ स्तर पर जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं उसके जरिए? जी विवेक जी। ठीक है विवेक जी, मैं अपना सवाल एक बार आपसे फिर से दोहराना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे सीधे ये है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां एकजुट आ गई हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, ऐसे में अब आप लगातार बूथ स्तर पर एक्टिव हो चुके हैं, कार्यकर्ता से लेकर तमाम दिग्गज नेता मोर्चा संभाल लिए हैं। आप इन सभी कार्यक्रमों के जरिए विपक्ष को क्या कुछ जवाब देंगे, क्या कुछ मुंह तोड़ जवाब तैयारी है आपकी देने की? देखिए मुस्कान जी, वैसे तो आज हम सब के लिए बहुत दुखद दिन है। जिस तरह की घटना बालासोर में घटी है, हम सबकी पूरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। और सरकार की प्राथमिकता जिनकी सांसें अभी चल रही है उनको किसी तरीके से बचाया जाए, और जो लोग हमारे बीच नहीं रहे उन लोगों को, उनकी शवों को सम्मानजनक तरीके से उनके परिवारों वालों को सौंप के उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम निपटाए जाए, और जो ट्रैक पे मलबा बिखरा पड़ा है वो साफ हो, वो आगे ट्रैक चालू हो सके। स्वयं प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, रेल मंत्री रात ही में पहुंच चुके थे, और सब अन्य भी राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा है कि इस विषय में राजनीति से परे सब लोग सहयोग में आगे आए। लोगों ने किया, परंतु जिस तरह की चर्चा आपने रखी है 2024 के दृष्टिकोण में, हमने अपने 9 साल के शासन में केंद्र में जो काम किए, केंद्र की योजनाओं का जो लाभ जनता तक हमने सीधे पहुंचाया है। पूर्व में स्वयं प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा आप तक पहुंचता, 85 पैसा गायब हो जाता है। लेकिन हमने वो सिस्टम डेवलप किया कि आज अगर मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया उस व्यक्ति को मिलता है जो लाभार्थी होता है। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, वो रास्ता हमने ढूंढा है। और आज केंद्र की तमाम योजनाओं का लाभ जनता के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी को सीधे मिल रहा है। ठीक है विवेक जी, अभी आपने बखूबी जिक्र किया कि अंतिम पायदान तक आपकी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के नतीजे तो आपके पक्ष में नहीं आए। ठीक है जनक जी, आपने सुना कि विवेक जी ने अभी अपना तर्क रखा कि जो हर एक तबके तक उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में तो उसका नतीजा नहीं देखने को मिला हमें। और ये भाजपा लगातार कहती है कि दावे हैं, बहुत वादे हैं, हमने बहुत काम किया। क्या वाकई में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है? धन्यवाद। जो अभी जो घटना अभी रेल दुर्घटना हुई है और हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है, मेरा भी विनम्र श्रद्धांजलि है जो इस घटना में नहीं रहे। और चूंकि राजनीति का समय नहीं है, लेकिन हमारे भाजपा प्रवक्ता ने शुरुआत ही वहीं से करी है,
तो आपको बताना चाहता हूं कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। इसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? क्या जवाब है मोदी सरकार के पास कि आपकी गलतियों का खामियाजा जो पैसेंजर उठा रहे हैं, आपको वो पैसा बचा के जो हम जीएसटी पे करते हैं, एक जनता, एक भिखारी भी माचिस खरीदता है तो वो जीएसटी पे करता है, उस पैसे को इकट्ठा करके आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं। जो रेल में नट बोल्ट कसते हैं उनको आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे को बचा के आप अडानी अंबानी को लोन देने का काम कर रहे हैं। और उसी पैसे से, मेरा बहुत गंभीर आरोप है, उसी पैसे का, लोन के पैसे से वो लोन तो नहीं चुकाते हैं और उसी पैसे से आपकी भारतीय रेल को खरीदने का काम करते हैं। यानी कि हमारी, आप स्टेशनों पे देखते होंगे कि लिखा हुआ होता था कि भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, हमारी रेल को बेचा जा रहा है, हमारे पैसे से खरीदा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात है। राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे दूसरी बात उन्होंने कही कि हम लोग 85% आपको खा जाते थे, 15% ही पहुंचता था। साहब जी, आपकी शिक्षा 5 किलो अनाज जो आप घर घर पहुंचा के जो गरीबों की शिक्षा को लूटा जा रहा है, मैं लूटने वाली वर्ड यूज कर रहा हूं और जानबूझ के कर रहा हूं, ये जो गरीबों की शिक्षा लूटी जा रही है, ये देश को आप 5 किलो अनाज का भिखारी देश बनाना चाहते हैं क्या? 81 करोड़ अनाज देके आप क्या बचाना चाहते हैं आप? ये मेरा आरोप है। दूसरी बात, आपका जो कार्यक्रम था बूथ पे, हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हमने बहुत अच्छा रोहिलखंड प्रांत, हम लोग प्रांत बनाया हुआ है, हमने अब की बहुत अच्छा 110 से ज़्यादा हमने पार्षद जीते हैं, 9 हमने नगर पालिका अध्यक्ष जीते हैं। और हम बताना चाहते हैं, हम लोग धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग मानवता की राजनीति, इंसानियत की राजनीति करके, शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति करके हम सबको सत्ता से उठाने का काम करेंगे। ठीक है विवेक जी, अभी आपने कहा कि हमारी कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर इतना ही अच्छा काम हुआ होता तो आपको 9 साल की उपलब्धियों को आखिर पहुंचाना क्यों पड़ता? आपको इतने सारे अभियान चलाने पड़ रहे हैं कि आप अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं, अपने कामों को लोगों तक पहुंचाएं। तो वैसे कहा जाता है कि अगर काम होता है तो काम दिखाई भी देता है। तो अगर आपने काम कराया है, आप जैसा कि कह रहे हैं, तो फिर आपको योजनाओं को लोगों के सामने दिखाना नहीं पड़ता बार बार। जो लाभार्थी है वो खुद आकर बोलते कि नहीं, हमें तो लाभ मिला है। मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो 100 दिन पे, 6 महीने पे, साल भर पे और बार बार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता से जचवाने जाती है। और चुनाव दर चुनाव जनता हमारे रिपोर्ट कार्ड को जांच करके हमें अच्छे नंबरों से पास भी करती है। अभी आपने बातचीत में हिमाचल और कर्नाटक का हवाला दिया। ये दोनों विधानसभा चुनाव थे। बिल्कुल। हिमाचल में भी ट्रेंड यही है कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, और कर्नाटक का भी ट्रेंड है कि कोई सरकार वहां सालों से रिपीट नहीं हुई। हमने इन ट्रेंड के विपरीत वहां कार्य किया और अच्छा प्रदर्शन किया। हिमाचल में हमारी बहुत मामूली अंतरों से कुछ सीटें इधर उधर हुई और उसकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। कर्नाटक में जनता ने हमें प्रमुख विपक्ष की भूमिका दी है और हम विपक्ष की भूमिका में हैं। उससे ये कहना कि केंद्र की योजनाएं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा, ये ठीक नहीं है। अब रही बात, काम बोलता है। रिकॉर्ड संख्या में हमने प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिए हैं। शौचालय की योजना हम ले आए, हर गांव तक बिजली हमने पहुंचाई। ये योजनाएं जो हम ले आए, इसका लाभ जनता तक हमने पहुंचाया। इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारों को एक लंबा समय मिला जिसमें गरीब इनकी चिंता का विषय नहीं था। आज हमारे मित्र कह रहे हैं कि आपने देश के लोगों को 5 किलो राशन देकर के भिखारी बना दिया है। मुझे हंसी आती है इनकी सोच पे,
इनकी विचार पे, इनकी विचारधारा पे। ये वही देश है मुस्कान जी, जब आप सवेरे अखबार उठाती थी तो आए दिन आप खबर पढ़ने को मिलती थी कि फला जिले में फला गरीब की मौत भूख से हो गई, फला जिले में फला गरीब की मौत भूख से हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने जिलाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार आपका जो हंगर इंडेक्स है माननीय श्रीवास्तव जी, आपका हंगर इंडेक्स आपका वर्ल्ड में कहां पहुंच गया, 56 नंबर से कहां पहुंच गया बताइए। चूल्हे में डाल दे, इंडेक्स को चूल्हे में डालिए, चूल्हे में डाल दे, बहुत बढ़िया। देखिए विवेक जी, अभी आपने जिक्र किया कि आपके 5 किलो अनाज के बाद भी हंगर चूल्हे में डाल दें। ठीक है, बात सुनो भाई। देखिए विवेक जी, बात तो अब आपको भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा कि हास्यास्पद लगता है जब कोई ये कहता है कि हम युवाओं को और या परिवारों को। विवेक जी पहले मेरी बात सुनिए, विवेक जी पहले मेरी बात सुनिए, विवेक जी अब आप पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है? आपने अपनी बातों को रखा, अब आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी और मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। देखिए विवेक जी, आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी, ठीक है? विवेक जी, अभी आपने जिक्र किया कि आपको यह हास्यास्पद लगता है कि जब मुफ्त के राशन देने की बात की जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि आप एक तो रोजगार नहीं दे रहे हैं और आप मुफ्त का राशन दे करके और ये जो फ्री रेवड़ी कल्चर है इसको आगे बढ़ा रहे हैं? आप युवाओं को रोजगार दीजिए, परिवारों को रोजगार दीजिए, फिर उनको मुफ्त के अनाज की जरूरत ही नहीं है। विवेक जी, बजट 50% घटा दिया इन लोगों ने। अपनी बात कह लिया आपने एजुकेशन का बजट कितना घटाया, मतलब पूछिए मेरे बजट में कहां है? अरे रुक जाओ भाई, सुन लो। हाँ बताइए विवेक जी, अब मेरा जवाब दीजिए कि आप रोजगार दीजिए, आपको मुफ्त अनाज देने की आखिर क्या जरूरत है? आप पूरी बात सुनेंगी? बिल्कुल विवेक जी, मैं तो आपकी बात सुनने बैठी हूँ, बताइए। हमने गरीबों को राशन दे करके सबसे पहले तो भूख से मरने से बचाया। कोरोना जैसे वैश्विक संकट में भी हमने अपने लोक कल्याण की भावना के तहत अपने नागरिकों के प्राणों की रक्षा की। आज हमारी सरकार में उपलब्धि है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। हंगर इंडेक्स में 108 नंबर पे है, इस पे क्या कहना है सर आपका? 14 से सर नहीं रुकिए, 14 में आप 56 नंबर पे हमारा देश था, आप 106 नंबर पे पहुंच गए, इसका क्या मतलब बताइए जरा इसका। वो हंगर इंडेक्स किस एजेंसी का आंकड़े पे है, किस एजेंसी ने जारी किया, जरा उसको डिटेल में बताओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये बाजा बजाना बंद करो हंगर इंडेक्स का। आपकी एजेंसी का काम बताया तो सही है और दूसरी एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी बताए तो गलत है। अरे उसको चूल्हे में डालो भाई, आप पढ़ते रहो हंगर इंडेक्स। हम अपने देश के लोगों की भावनाएं समझते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं सर। आप लास्ट में जाके आपको 80-20 की लड़ाई वोट मारना पड़ता है, यही ना? आपको जाके लास्ट में 80-20 की लड़ाई लड़नी पड़ती है जाके। मुस्कान जी, आपने जो प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर देने देंगे आप या नहीं देने देंगे? ठीक है, दीजिए विवेक जी, अपना उत्तर दीजिए। देखिए, आपने रोजगार की बात की। देखिए, पहले बात तो कांग्रेसियों की तरह आपको भी समझना होगा कि नौकरी और रोजगार में अंतर है। हमने रोजगार का वादा किया, पकौड़े वाला मुद्रा योजना में हमने 40 करोड़ से ऊपर लोगों को लोन दिया है, वो रोजगार के लिए ही दिया है और उसका सार्थक परिणाम भी दिख रहा है। ये कहना कि रोजगार नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, ये ठीक नहीं है। हमने रोजगार भी दिया, हमने लोगों को राशन भी दिया, हमने लोगों के घर भी बनवाए, गैस कनेक्शन भी दिया, बिजली भी दिया, हर घर जल योजना के तहत हम पानी भी दे रहे हैं। जो सरकार ने जो देखा, जो समाज की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस पर हमने काम किया। ठीक है विवेक जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। अभी आपने अपनी जो कार्य किया उसकी एक लंबी लिस्ट हमारे दर्शकों के सामने पेश की। रविंद्र जी, आपने भी सुना कि एक लंबे कार्य गिनाए कि इस तकरीबन 1 दशक पूरा होने वाला है। इस दौरान भाजपा ने तमाम कार्य किए, टॉयलेट बनवाए, बिजली दी जा रही है और जो धरातल पे काम हुआ है, सड़कें बनी है। रविंद्र जी, क्या वाकई में आप धरातल पर काम होता हुआ देख रहे हैं, जिस तरीके से विवेक जी दावा कर रहे हैं कि तमाम काम करा दिए हमने? मैं 3 हेडलाइन के अंतर्गत बताऊंगा। एक तो इन्होंने वादे क्या किए थे, अपने घोषणा पत्र में 346 वादे किए थे, लेकिन मैं केवल 10 बताऊंगा उसमें से। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या दुर्गति हो गई हमारी और राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो गई। वादों में गिनाता हूं मैं आपको। हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां। जब पूछा गया तो कहा नौकरियां नहीं, रोजगार था। किसानों की आय दुगनी 2022 तक। जब पूछा गया कि नहीं ये तो गलत बात है, अभी 5 साल बाद दुगनी होगी।
15 लाख रुपए देंगे। जब पूछा गया इनके माननीय गृह मंत्री जी से, तो कहा ये तो जुमला था। हर भारतीय को का घर, अभी भारत की 30% से ज्यादा आबादी जहां तक गिनती की जा चुकी है कच्चे घर या बिना घर के रहती है। बुलेट ट्रेन दे देंगे। अब कहते हैं 26 के बाद मिलेगी। कहते हैं हर घर में बिजली दे देंगे, बोलते हैं दे दिया। ज्यादातर जगह बिजलियां नहीं मिली हुई है अभी। एक बेवकूफ बनाते रहे मीडिया के द्वारा, 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था करेंगे। अब तक वो बार बार केवल नारों में रहता है। विदेश से काला धन लाएंगे। अब वहां पर बता रहे हैं कि 3,06,000 करोड़ रुपए का काला धन बढ़ गया विदेश में। किसानों के लिए बोले था न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिए। किसानों ने एक फर्जी किसान बिल ले आए, किसानों ने धरना दिया, उनको पता नहीं क्या क्या कह दिया, आतंकवादी। आज तक एमएसपी नहीं ला पाए। फिर वादा किया था इन्होंने कि खेती को मनरेगा से जोड़ेंगे। आज तक इसमें कोई योजना नहीं है। मनरेगा का बजट और घटा दिया। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या दुर्गति है हमारी। रुपए का मूल्य गिर गया है 81 से 83 के बीच में। विदेशी उधार हमारा बढ़ गया है 613 अरब डॉलर। मतलब हर भारतीय अगर 130 करोड़ मारे तो 1 लाख रुपए हम लोग कर्जदार हैं। भगोड़ों को वापस नहीं ले आ पाए। आयात निर्यात घाटा बढ़ के 122 अरब डॉलर हो गया। मतलब इन्होंने पिछले केंद्र में 9 साल में और राज्य में 6 साल में कुछ भी उत्पादन नहीं किया। 122 अरब डॉलर में 83 अरब डॉलर केवल हमारे दुश्मन देश चाइना का है, जिसके आगे बोलने में डरते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकों में जहां अभी गए थे मोदी जी मीटिंग अटेंड करने के लिए जापान से हिंद प्रशांत के देशों में गए, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया में गए। अंतरराष्ट्रीय मानक, अभी एक सज्जन बता रहे थे ना कि वो इंडेक्स, तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय 21 मानक है, सब में हम पीछे हैं। आदरणीय मोदी जी अपना कद बढ़ा लिए, लेकिन वहां एक शब्द नहीं बोला। ये बनाने वाले जो G7 के देश हैं। देखिए रविंद्र जी, जब वो हंगर इंडेक्स को ही नहीं मान रहे हैं तो ये सारी चीजों को तो जाहिर सी बात है वो नहीं मानेंगे, और वो सीधे तौर पर कहेंगे कि इसको भट्ठे में डाल दो, इसको जला दो। ठीक है, मैं वापस आऊंगी सीधा चलती हूँ मलिक जावेद अंसारी जी के पास। मलिक अंसारी जी, सुन लीजिए। ठीक है मलिक जी, ठीक है मलिक जी से हम दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन अब सीधा मैं रुक करती हूँ एक बार फिर से रविंद्र जी का। रविंद्र जी, विपक्ष एकता की बात करता है। ठीक है रविंद्र जी, मेरा सवाल है आपसे कि विपक्ष एकता की बात करता है कि एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने मुखर होकर ये कहा था कि हम कांग्रेस के साथ तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कांग्रेस से गठबंधन करते हुए नहीं नजर आएंगे। कई बार ऐसा मौका भी आया कि जब वो मंच पर एक साथ आ सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं उन सभी मंचों से दूरी बनाई रही जहां राहुल गांधी के मौजूद होने की उम्मीद थी या राहुल गांधी मौजूद रहे। लेकिन अब जिस तरीके से 12 जून को बिहार में एक बड़ी सभा होने जा रही है, बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उसमें तो कांग्रेस भी आएगी, तो क्या अखिलेश यादव उस मीटिंग में जाएंगे या फिर उस मीटिंग से बायकॉट करेंगे? रविंद्र जी, पहले जो आपने टिप्पणी की उसमें बता दूं, 19 जब सदन चल रहा था और सदन को बीजेपी नहीं चलने दे रही थी, तो वो 19 पार्टी के सांसद जो ईडी को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे उसमें हम भी थे। फिर जो एक समर्थन पत्र दिया गया 19 लोगों द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, कांग्रेस ने बनाया था, उसमें हम भी थे। फिर विपक्षी एकता के लिए सबसे पहले निकले आदरणीय अखिलेश यादव जी, तेलंगाना गए, फिर उसके बाद से तमिलनाडु गए। वहां से आके कहा कि हम क्षेत्रीय छत्रप एक साथ हैं, गेंद कांग्रेस के पौले में है। उसके मुश्किल से 30 दिन के अंदर में आदरणीय राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हम तैयार हैं। ये तो बात यही खत्म हो जाती है। एक क्षेत्रीय छत्रप कह रहा है, एक राष्ट्रीय छत्रप उसको एक्सेप्ट कर चुका है। ये तो बात यही खत्म हो जाती है। इससे आगे इसको ले जाने की आवश्यकता ही क्या है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले? अच्छा आप ये बताइए, 2004 में नहीं आए थे क्या? बिल्कुल आए थे, लेकिन जिस तरीके से गठबंधन के बाद जो नतीजे आए थे उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव काफी परेशान नजर आए थे, और उन्होंने साफ तौर पर अभी भी ये कहा था कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ नहीं एकजुट होंगे, नहीं खड़े होते हुए नजर आएंगे।
और ये मैडम, बात अभी किसी निकाय से के रविंद्र बाद जी कहा छिपी है। नहीं है। मेरे मुताबिक आप भी जान अभी- रहे होंगे कि किस तरीके से ये सामने चीजें निकल के आई थी कि कांग्रेस से हर एक पार्टी ने दूरी बनाई थी। जनक जी, आप भी बखूबी देख रहे होंगे कि कांग्रेस से हर एक पार्टी ने दूरी बनाई थी, लेकिन अब फिर से सारी पार्टियां एक साथ कांग्रेस के साथ जा रही हैं। देखिए, एक बात बताना चाहूंगा मैं। देखिए, अब ये तो 42% हाइपोथेटिकल वोट जो बात है है, ना, 2004 से 19 पहले भी में दूरी बनाई 2000 थी, और प्रताप जी, एक 2004 मिनट, में हम लोगों ने सत्ता बनाई तो 10 2019 साल में चली इनको कांग्रेस 42% के वोट मिला नेतृत्व था में। मैडम, ठीक है। फिर अभी और 58% निकाय वोट इनके चुनाव के विपक्ष बाद में में है। तो सबसे निकाय मैं चुनाव के देश के बाद सभी में ही राजनीतिक कह दलों से दिया आदरणीय अखिलेश निवेदन यादव जी करूंगा ने कि वो कि हम तैयार इस हैं कांग्रेस के लिए। 58% तो ये वोट बार को बार साथ प्रश्न करे, क्यों उठता और कि जो संविधान एक लकीर खींच चुकी है। दो पार्टी प्रताप अध्यक्ष जी, अपनी बातों को रविंद्र कितनी जी, एक बार मिनट, कहेंगे रविंद्र जी, मीडिया एक में। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मेरे देश के सभी राजनेताओं से सभी लकीर खींच चुकी है। एक संविधान को लूटने वाले लोग हैं और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं। आवाज दीजिए कि संविधान को बचा लीजिए, नहीं तो वही देव फिर से ये 500 साल पुराना राज स्थापित करने जा रहे हैं, जो आरएसएस का और जो इनका एजेंडा चल रहा है। जो संविधान को जलाने वाले लोग हैं, उनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। ये मेरा आह्वान है इससे। यानी कि आप कहीं ना कहीं इस डिबेट के जरिए जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे आह्वान कर रहे हैं। जनक जी, बिल्कुल, एक लकीर खींच चुकी है। आप देखिए ना, 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की जज जो है हमारे आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर के लिए सबको आदेश करती है, और 8 साल की लड़ाई को ये 8 दिन में खत्म कर देते हैं। देश की जनता पूरी तरह देख रही है संविधान को किस तरह लूट रहे हैं। हमारे माननीय संजय सिंह जी को एक बार सीडी ने फिर माफी मांगा फंसाने के लिए, फिर सुनने में आ रहा है कि किसी और को आवाज देके, किसी का नाम दिलवा के, या ईडी के और सीबीआई के द्वारा हमारे माननीय संजय सिंह जी को फंसाने, एक ईमानदार चरित्र का व्यक्ति को भी ये फंसाने की, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की ये लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। विवेक जी, अभी आपने सुना कि साफ तौर पर कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि लोकतंत्र को जलाने का काम, लोकतंत्र को बिगाड़ने का काम या खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है जब से 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है। और इस बार आह्वान भी किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जड़ से उखाड़कर फेंकना चाहिए। देखिए मुस्कान जी, खूब आह्वान करें, खूब मुख्यमंत्रियों के पास मदद के लिए जाएं और खूब लोकतंत्र की दुहाई दें। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। वो 45 करोड़ का बंगला, 8-8 लाख के पर्दे, और जैसे ही हस्तांतरण की पावर आई तो जांच करने अधिकारी का तत्काल हस्तांतरण कर देना, ये बताता है कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कौन कर रहा है। और जिस कमेटी में आप खुद है, उस कमेटी को अगर हस्तांतरण की पावर मिल रही है तो उसमें जिस तरह का हाय तौबा अरविंद केजरीवाल जी ने तो इसका तमिलनाडु मतलब से लेकर झारखंड तक दौड़ लगा रखी है। श्रीवास्तव जी, आप बताइए फिर तो वो जनता को खूब समझ में आता है। वो जो माननीय 5 जज हैं, वो उनके ऊपर क्या कहना है? वो गलत फैसला कर रहे थे क्या? वो 8 लाख के पर्दे, नहीं, अच्छा, और आपके 45 करोड़ का बंगला, महामहिम आपके जो 800 करोड़ का जो बंगला बना है, उसके क्या कहेंगे आप? वो 8 लाख के जो पर्दे हैं, जो 900 करोड़ का जो हवाई जहाज 45 खरीदा है, करोड़ उसके के ऊपर क्या बंगले, कहेंगे? एक मुख्यमंत्री जो ये कहते हुए हवाई चप्पल पहन के आया था कि मैं सुविधा नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, सुरक्षा नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, बहुत बढ़िया। उसी के बंगले में जिम चल रहा है। जिम की मशीनें लड़के के नाम से किराए पे चलाई जा रही है। इसमें घोटाले क्या कहलाते हैं? देखिए विवेक जी, पर्सनल टिप्पणी करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है आपको, क्योंकि आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं और पर्सनल टिप्पणी आप मत करिए। ठीक है रविंद्र जी, अब मैं सीधा आपका रुख करूंगी। अभी आपने सुना, बिल्कुल विवेक जी, पर्सनल टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के आवास में 8-8 लाख के पर्दे लग रहे हैं, पर्सनल टिप्पणी में क्या है? ठीक है सर, बताइए, आपके सरकार में रमन सिंह का जो बंगला बना था सर 9 एकड़ में, उसका खर्चा कितना आया था सर? माननीय बताइए ना, रमन सिंह जी के बंगले का बनने का खर्चा कितना आया था, बता दीजिए एक बार। और हवाई चप्पल पहन के टहल रहे हैं। ये चाहते हैं जो हवाई चप्पल पहने रहे उसके भी जूता ना है। ये इस मानसिकता के लोग हैं। ये
अगर आप जनता के पैर में अगर हवाई चप्पल है तो ये चाहते हैं कि हमेशा उसके पैर में हवाई चप्पल रहे, जूता नहीं आना चाहिए। वाह भाई वाह। और आप किसको दिखा रहे हैं? आप 9 लाख का सूट पहनोगे, अगर आप 9 लाख का सूट पहनो, अरे गुरुजी आप उसके चप्पल से जूते मारने पे आप परेशान हो और आप 9 लाख का जूता पहनोगे। वाह भाई वाह। ये सत्येंद्र जैन का मसाज पार्लर, 9 लाख का सूट पहनोगे आप। पैसा, आखिर ये घोटाले का पैसा कहाँ जा रहा है? अच्छा 9 लाख का सूट के ऊपर क्या कहोगे आप? ये घर में जो जिम चलाया जा रहा है, एक ही दिन में 3 दिन बाद सूट बदलते हैं साहब, उसके ऊपर क्या कहोगे आप? जा रही है, ये घोटाले किसके खाते में लिखे जाएंगे? ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात करिए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव ना तो किसी के पर्सनल अटैक पे लड़ा जाएगा, ना तो जुबानी वार पे लड़ा जाएगा, क्योंकि जनता के हाथ में फैसला है और जनता ही तय करेगी कि आखिर वो किसे वोट देगी, किसने काम किया है वाकई में उनके विकास के लिए। तो आप लोग ये तू मैं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता ना आपकी बातों को सुनेगी और ना आपके पक्ष में वोट देगी। काम करना पड़ता है। रविंद्र जी, अभी आपने सुना कि लगातार जो विवेक जी क्या है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम बूथ स्तर पर मजबूत हो रहे हैं, हम कई कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को आपस में एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो अखिलेश यादव है उन्हें राजनीति की समझ नहीं है, वो दूरदर्शिता नहीं रखते हैं, इसीलिए वो विपक्षी पार्टियों के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो अकेले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है। रविंद्र जी, एक दृश्यता कर रहा हूँ, इसे तो करनी नहीं चाहिए। मेरे बड़े भाई हैं विवेक जी, खाली इनसे पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने पोलिंग बूथ हैं और कितने मतदाता है, तब तैयारी पता लग जाएगी। पूछ लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है रविंद्र जी, मैं उनसे पूछ लूंगी इसके बाद, लेकिन पहले आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं रुक करूंगी जब उनका तो उनसे पूछूंगी। आप देखिए, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपने कह दिया तो आपकी बात मानना जरूरी है, आप सभापति हैं। करीब 1,75,000 बूथ हैं उत्तर प्रदेश में। 22 के अनुसार जो है 15 करोड़ मतदाता हैं। एवरेज बूथ पे 857 लोग पढ़ते हैं, लेकिन 500 से लेके 1400 मतदाता हैं एक बूथ पे। इसकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मतदान पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा, उसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो। नए लोगों का, वोटरों का नाम तो बढ़ाया जाए, लेकिन जितने भी चुनाव हुए हैं यहाँ विधानसभा के, लोकसभा के, निकाय के, भारी संख्या में गड़बड़ी हुई थी, नाम नहीं मिले थे। तो जब पुनर्निरीक्षण में नए नाम तो बढ़वावे, लेकिन जो नाम कटे हैं उनको हम फिर से चढ़वावे, और ये हर पुनर्निरीक्षण में ये करें कि ऐसा ना हो कोई उसको कोई कटवा दे। आमतौर पे यही किया जाता है। फिर पिछले विधानसभा चुनाव में एक मशीन कोई लाई थी निर्वाचन आयोग, उसने 25 लाख नाम काट दिए थे। अब की इसमें भी हम लोग नजर रखे हुए हैं। फिर द्वार हर द्वार पे हमारी पर्ची पहुंच जाए, पूरी तैयारी है। इसके लिए हम प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भी किए हुए हैं। मतदाताओं को पर्ची तो पहुंच जाए, तो पर्ची पहुंचने के बाद में लोग निकलते नहीं, जैसे लखनऊ में हुआ 31% पोलिंग हुई। पर्ची तो पहुंच जाए कम से कम 24 घंटे पहले, लेकिन मतदाताओं को निकालने की व्यवस्था किया जाए। एक प्रश्न मेरा है, जो गोरखपुर में 3.5 लाख वोट जो निकले और निकल पड़े हैं वोट, और निकल रहे हैं 4.5 लाख वोट, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? मशीन में पड़ रहा है 3.5 लाख, मेरा प्रश्न स्पेसिफिक समझ लीजिएगा, और जब गिनती हो रही है तो 4.5 लाख निकल रहा है, इसके लिए सपा की क्या तैयारी है? अब सफाई तो भाजपा दे या निर्वाचन आयोग दे, विपक्ष को अगर हम इनके खिलाफ सड़कों पे नहीं उतरेंगे, अगर माननीय मुलायम सिंह जी होते ना, तो मैं नहीं समझ पाता कि ये मुद्दा ठंडा पड़ गया होता। नहीं, ठंडा नहीं पड़ा हुआ है। अभी आपने सुना नहीं मेरा, तो अभी सुन लीजिए तो मैं जवाब दे दूंगा। फिर इस किसानों के लिए हित में, महिलाओं के हित में, छात्रों के हित में, कर्मचारियों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या गड़बड़ी की हुई है, ये द्वार जाके हमारे लोग बताएंगे। वहां पर 2 चीजें होगा, एक तो अवेयरनेस कार्यक्रम होगा, दूसरा आंदोलन होगा।
अब इसी में जोड़ देते हैं, वैसे बात तो पुरानी हो गई, वो तो बीजेपी की गड़बड़ी है और राज्य निर्वाचन आयोग की ऐसे मामले जाते हैं अदालत में, और एक बार अदालत में चले जाए तो कुछ होता नहीं है। ऐसा संत कबीर नगर के चुनाव में हो चुका है। तब ये चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो हारे हुए सांसद थे 26,000 वोट से हारे थे, आज तक उसका फैसला नहीं आया। क्योंकि एक बार जब आपको जीत का मत दे दिया जाता है सर्टिफिकेट, तो बहुत दिक्कत होती है। खैर, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। फिर जो इन्होंने झूठे वादे किए थे, जो मैंने अभी गिनाए हैं 10 में, खाली 10 ही गिनाए हैं, लेकिन उसकी तो लिस्ट 354 है। तो 354 में से केवल 99 वादे पूरे किए हैं इन्होंने। तो उसका चौपाल लगा के हम बताएंगे कि ये आपके वादे थे और नहीं पूरे हुए हैं। एक चौपाल लगा के बताने का है, और दूसरा आंदोलन की रणनीति है जो मैंने बता दिया है। तो आंदोलन कोई प्रदेश स्तर पे एक आंदोलन नहीं हो सकता है, क्षेत्रीय स्तर के आंदोलन है, क्योंकि हर जगह के मुद्दे हैं। रविंद्र जी, बूथ स्तर को लेकर आपकी तैयारियां तेज हो चुकी है, जिसके लिए आपने कहा कि आप घर घर भी जाएंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि अब भाजपा के पास अपनी तो कोई रणनीति बची नहीं है, तो वो भाजपा की रणनीतियों को फॉलो कर रही है, घर घर अभियान चला रही है, प्रशिक्षण शिविर करवा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? चलिए, बहुत अच्छा, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके राह पे चल रहे हैं। उनको हराने के लिए तो क्या बुराई है इसमें तो मैं कहीं से ऑब्जेक्शन नहीं करता हूं। अगर मैं उनकी रणनीति पे चल रहा हूं, लेकिन मैं ऐड कर दे रहा हूं कि 67 में जब हमारी सरकार बनी हुई थी आदरणीय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, तो हमारे साथ आए थे कि वह समर्थन देने के लिए आए थे, हम मांग नहीं रहे थे। हमने अपने सरकार में शामिल किया, 77 में अपने सरकार में शामिल किया, 89 में शामिल किया। अब मान लीजिए हमारे बड़े भाई हो गए हैं, तो हम इनसे सीख रहे हैं, और इनसे सीख के इनको हराएंगे तो कोई बुराई नहीं। बिल्कुल रविंद्र जी, बिल्कुल, जहां से अच्छाई मिले उसको सीख लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि कब कौन सी चीज आगे काम हो जाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जनक जी, आपने देखा सपा की रणनीति तैयार है, भाजपा की रणनीति तैयार है, और 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि लगातार आप सभी ये कह रहे हैं कि जड़ से उखाड़कर फेंकना बहुत जरूरी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है बूथों पर जाकर, क्योंकि भाजपा और सपा लगातार अब दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं? देखिए, हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा बूथ सबसे मजबूत के कार्य, हम लोग घर घर जा रहे हैं, बूथ पे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, और जो शिक्षा का महत्व है, क्योंकि हम ये मानते हैं जब जनता आपको चुनाव लड़ाती है, जनता जब आपको चुनाव लड़ाती है तो वो रिजल्ट होता है, जैसे दिल्ली में हुआ था, पंजाब में हुआ है, वो रिजल्ट आता है। तो हम शिक्षा के महत्व को, आपकी दवा के महत्व को, मोहल्ला क्लिनिक के इम्पोर्टेंस को हम वो घर घर पहुंचा रहे हैं। लोग हमसे मोहब्बत से जुड़ रहे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं। हम हर बूथों पे जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि आपने सबका राज देख लिया है, सबका सरकारें देख ली है, एक बार आपका और देख। सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली में हर गांव से 10-20 लोग काम करते हैं, तो दिल्ली में वो खुशबू, दिल्ली की सरकारों की खुशबू गांव तक पहुंच चुकी है, और बहुत प्यार से लोग अपनी बिना कुछ लगा लिपटी के वो आम आदमी पार्टी जुड़ रहे हैं और बूथ की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जा रहे हैं। और इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि शिक्षा के महत्व को समझाएं। कि अरविंद जी का एक नारा था, जो हम लोग, मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश तिरंगा शाखा प्रमुख हूँ, उसी से मुद्दे से है कि ये देश विश्व गुरु तब बनेगा जब इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी क्वालिटी और मुफ्त एजुकेशन मिलेगी, जो प्राइमरी स्कूलों में मिल सकती है। सरकारी स्कूलों से बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग, सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, और इसी मुद्दों को लेकर हम गाँव-गाँव में जा रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, आपकी तो पार्टी काफी मजबूत कही जाती है कि पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी की पकड़ काफी ज्यादा है, क्योंकि लगातार रालोद जब से आपके समर्थन में आए हैं, तो जाहिर सी बात है पश्चिमी यूपी पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई है। तो फिर ऐसे में आखिर आपको विपक्षी पार्टियों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए, एक बड़ी चट्टान तोड़नी पड़ती है तो बहुत लोगों को लगना पड़ता है। यानी आप मानते हैं कि अभी भाजपा आपके लिए फिलहाल चट्टान के बराबर है, मतलब टफ कंपटीशन है। इसमें कहीं से दो राय नहीं। उनकी सीटों को अगर आप देख लीजिए जो लोकसभा में है, तो उसको कैसे हम इग्नोर कर देंगे, वो फैक्ट है ये। और जब ऐसी सरकारें बनी हैं,
और वो जनहित से हट के व्यक्तिगत हित में, तो पहली बार भारतीय राजनीति में ऐसा हटा हुआ है कि व्यक्तिगत हित कहने का मतलब था पार्टी हित में काम करने लगती थी। पहली सरकार ऐसी बनी है जो व्यक्तिगत हित में काम कर रही है और एक व्यक्ति अपने हित में काम कर रहा है। मतलब एक व्यक्ति जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी हैं, जब विदेश जाते हैं G7 के देशों से विरोध नहीं करते हैं कि आप हमें जो अंतरराष्ट्रीय मानक है उसमें पीछे क्यों रखते हैं, लेकिन अपना जो कोई एक व्यक्ति पैर छू लेता है तो उसको फ्लैश करा देते हैं। तो जो व्यक्तिगत हित भी जो पहली बार पार्टी बनी हुई है कि उसने भाजपा को भी छोड़ दिया है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो व्यक्तिगत हित में कर रहे हैं। ऐसे परिस्थितियों में फिर सबको आना पड़ता है, खाली पार्टी के आने से कुछ नहीं होगा। ठीक है रविंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन जिस तरीके से रविंद्र जी ने अभी आपने बखूबी जिक्र किया कि व्यक्तिगत चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देखिए, अगर हम व्यक्तिगत चीजों को देखेंगे तो जिस तरीके से राहुल गांधी विपक्ष में जा करके, वो विदेशों में जा करके बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है। जनक प्रसाद जी, क्या लगता है आपको? तो क्या मैं ये मान के चलूं कि माननीय मोदी जी जो विदेशों में जाके बोले थे कि 14 से पहले जो भारत में जन्म लेता था वो अपने आप को विश्वास समझता था, वो उससे आपके देश का मान बढ़ गया है क्या? आप अपनों की, चाहे विदेश में कहीं रह रहे हो भाई, अपनों के बीच में जाके अपने देश की बात नहीं करेंगे तो क्या होगा? और ये कहाँ से इन लोगों ने मान लिया है कि मोदी जी के विरोध करना भारत का विरोध करना हो गया? ये कहाँ से मान लिया इनने? इनको ये हक किसने दिया इनको? किसने दे दिया हक कि आपकी मोदी जी की बुराई करना, इनके शासन की बुराई करना, इनके कार्यशैली की बुराई करना, वो भारत की बुराई करना हो गया है? ये सब ये जो दिमाग में लोगों को सुबह से शाम तक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के जरिए डालते हैं चीज़ें, वो लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, और 24 में पूरी तरह जवाब देंगे लोग। बिल्कुल जिस तरीके से जनक जी आपने साफ तौर पर कहा कि इंसान व्यक्तिगत राय रखता है, बिल्कुल व्यक्तिगत राय अगर इंसान अपने देश में रखे तो वो जाहिर है, क्योंकि जो विदेश है वो हमारे देश का ना तो संविधान जान रहा है बखूबी, ना कानून जान रहा है। तो ऐसे में वहाँ विदेशों में जा करके टिप्पणी करना जो भारत की जनता है, जनक जी, उनको भी रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ऐसे विदेशों में जा करके भारत के खिलाफ ऐसे बयान देना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं लग रहा है। भारत के खिलाफ बयान दिया बताएंगे? इसके मेरे ख्याल से हमारे मलिक साहब हैं, ये बेहतर तरह जवाब दे पाएंगे कि वो क्या है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आलोचना सरकार की, सरकार कोई भारत नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आपको 42% वोट ही मिले हैं, 58% जो है वोट है आपके विपक्ष में है। आप इसको समझिए, ठीक है? तो आप 58% लोग अगर आपका विरोध करेंगे तो वो 42% लोग कहेंगे भारत का विरोध है। ठीक है, अजीब सी हालत बना दी है देश की इन लोगों ने। ठीक है, विवेक जी का आखिरी कमेंट मैं लूंगी जनक जी के सवाल पर। जनक जी ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं 58% वोट जो है वो विपक्ष के है, तो क्या इसको आप चुनौती के तौर पर स्वीकार करेंगे कि अगर विपक्ष एकजुट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि भाजपा को 2024 के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या आप इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं विपक्ष की? देखिए मुस्कान जी, विपक्ष का एकजुट होना अपने आप में एक चुनौती है, जिस चुनौती से विपक्ष कभी पार नहीं पाने वाला है। विपक्ष के अपने ही इतनी सीमा रेखाएं आपस में खिंची हुई है कि इनकी एकजुटता संभव नहीं है, और इस एकजुटता की उम्मीद में जो लोग अपनी हारी चढ़ाए रखना चाहते हैं वो खिचड़ी कभी पकने वाली नहीं। विषय है भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिला, ये कह करके उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब 58% इनके विरोध में है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुन के आया, चुनी हुई सरकार का सम्मान होना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, इसके पहले जब पूर्ववर्त में इनकी सरकारें बनती थी तो क्या वो 70% से बनती थी? इस तरह की बातें नहीं करनी तो चाहिए। हम ये पहले हमने कभी नहीं सुना मान्यवर, पहले कभी नहीं सुना कि सरकार का विरोध करना भारत का विरोध करना है। ये कभी हमने कान में, मेरी उम्र भी 45 साल हो गई है, मैंने कभी सुना नहीं है फिलहाल। देखिए ये सारा 14 के बाद ही सब डेवलपमेंट हुआ है आपका। गंगा में पानी भी 14 के बाद ही आया है। वो बम्बई के शहर
वो समुद्र में पानी 14 के बाद ही आया, आप लोग ऐसा कहते हैं। जब नवाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री को देहाती औरत बताते थे और हमारा विदेश मंत्रालय उस पर चुप रह जाता था, तो हमें भी शर्म आती थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के आम नागरिक को गर्व करने के बहुत अवसर दिए। आज हमारे प्रधानमंत्री को कोई देहाती औरत बताने की हैसियत में नहीं है, दुनिया का कोई नेता नहीं है। ये सब दृश्य हमें जो कांग्रेस ने दिखाए, और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें देश को गर्व करने के तमाम ऐसे अवसर मिल रहे हैं। तो माननीय ये बता दीजिए, वो जो सिलेंडर वो नाले में से जो गैस निकाल रहे थे, वो क्या साइंटिस्ट का वो काम था क्या? जरा बता दीजिए इस पे। आप गैस में फंसे हुए हैं, देश का नागरिक अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के पथ पे जो झंडे गाड़े हैं, आपके समय में सेनाओं के शस्त्रागार खाली थे। AK एंटोनी ने पूरे कार्यकाल में एक भी रक्षा सौदे को नहीं निपटाया। आज हमारे सेनाओं के शस्त्रागार भरे पड़े हैं। आज हम म्यांमार ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं। तो से भी हमने दो हाथ किया है। 4 साल में अग्निवीर उसी में किया है ना सर। हम डोकलाम में चाइना के 4 साल से लड़ रहे थे, तो आपके युवराज चाइनीज एम्बेसी में मीटिंग कर रहे थे। ये आप लोगों के शर्म का विषय है। बिल्कुल ठीक है विवेक जी, जनक जी और आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि फिलहाल समय हमको इतनी ही इजाजत देता है। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले अभी हमने इस चर्चा में देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और एक दूसरी पार्टियां लगातार एक दूसरे पर यही आरोप लगा रही है। तो विपक्षी पार्टियां लगातार ये आह्वान कर रही है कि हम सबको एकजुटाना पड़ेगा, भाजपा के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना पड़ेगा और तभी भारतीय जनता पार्टी को हम सभी एक साथ मिलकर हरा सकते हैं। तो आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह अहम हो जाता है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं और विपक्षी पार्टियां अब यह भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल एक चट्टान है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास है वो एक बाउंड्री को पार कर चुका है, यानी कि वो एक लेवल को पार कर चुका है। और यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब लोकतंत्र के विरुद्ध जाकर काम कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ जाकर के पूरा काम कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हराना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि भाजपा में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है और लोकतंत्र के साथ छेड़खानी भारतीय जनता पार्टी ने की है और अब विपक्षी पार्टियों को एकजुटाना पड़ेगा। यही वजह है कि एक बार फिर से 12 जून को पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक देखने को मिलेगी, जहां पर सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। यानी कि यह भी कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना से एक बार फिर से विपक्षी दलों की ताकत देखने को मिलेगी और वहीं से शंखनाद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का, जहां सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट आएंगी, एक साथ खड़ी होंगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। फिलहाल विपक्षी पार्टियों का यह हथकंडा कितने काम आता है या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अकेले किला फतह करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी और ये जब नतीजे आएंगे अगले साल तभी साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम तस्वीरों को देखें तो सभी पार्टियां अब एक साथ आ चुकी हैं, एकजुट हो चुकी हैं, साथ ही जमीनी स्तर पर हर एक पार्टी एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जनता के बीच जाकर, जनता के बीच पहुंचना, उनसे संपर्क स्थापित करना, उनकी परेशानियों को जानना, उनकी दिक्कतों को समझना, साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को अब जनता के बीच ले जाने का काम कर रही है, ताकि अगर गठबंधन के बाद उनके अगर वोट बैंक कहीं से कटते हैं तो वो कटे नहीं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां अब लगातार एक्टिव हो चुकी है 2024 के चुनाव से पहले। हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।